अब आती है हमारी स्पेशल मेजोरिटी। तो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। तो दो स्पेशल मेजोरिटी के पिछले दो पार्ट के जो मैंने अभी बताया था आपको। फर्स्ट प्लेस, दोज वोटिंग इन द फेवर ऑफ अमेंडमेंट बिल शुड कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस। यानी जो लोग वोटिंग करेंगे वो जो टोटल हाउस की स्ट्रेंथ है उसका कम से कम आधे से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन हाफ। सेकेंड नंबर पे कहता है ये, द सपोर्टर्स ऑफ द अमेंडमेंट बिल मस्ट अलाउ कॉन्स्टिट्यूट 2/3 ऑफ दोज हु एक्चुअली टेक पार्ट इन द वोटिंग। जो पहली चीज जो मैंने बताई यानी सिंपल मेजोरिटी है, यानी मोर देन हाफ। अब यहां पर ये कह रहा है कि जो सपोर्टर है, जो अमेंडमेंट बिल का जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मस्ट आल्सो कॉन्स्टिट्यूट 2/3 ऑफ दोज, यानी वो लोग जो वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका 2/3 होना चाहिए। जस्ट लाइक आज मान लीजिए 100 मेंबर्स हैं तो पार्लियामेंट के अंदर, तो यानी 2/3 मेजोरिटी के अंदर वोट देने वाले अगर 100 हैं मौजूद पर्सन हैं या 200 पर्सन हैं टोटल, और उसके अंदर से 50 लोग एब्सेंट है तो वोट देने वाले 150 बचे। अब 150 का 2/3 जो होगा वो उसके अंदर अमेंडमेंट के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट पास द अमेंडमेंट बिल सेपरेटली इन दिस सेम मैनर। अब ये इसके अंदर कह रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर ए जॉइंट सेशन, यानी पार्लियामेंट के अंदर अगर आपने कोई बिल पास कर दिया, अमेंडमेंट बिल पास किया है, आप डिपेंड करता है कि वो बिल आप किधर से पास कर रहे हैं, यानी लोकसभा का आ रहा है या राज्यसभा का है। तो सेकेंडली, द सपोर्टर्स ऑफ द अमेंडमेंट बिल मस्ट अलाउ कॉन्स्टिट्यूट 2/3 ऑफ दोज हु एक्चुअली टेक पार्ट इन द वोटिंग। तो मैंने अभी जो आपको बताया था कि यानी जो आप जो पार्ट ले रहे हैं वोटिंग के अंदर, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा होना चाहिए। तो बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मस्ट पास द अमेंडमेंट बिल सेपरेटली। अब यहां पर जो मेन चीज, जो बेसिक चीज जो सामने आती है वो आती है कि जनरली कि अगर एक बिल आपका पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में फेल हो गया, या राज्यसभा से पास हो गया लोकसभा में फेल हो गया, तो जनरली जॉइंट सेशन कॉल कर लिया जाता है। और जॉइंट सेशन के बेस के ऊपर डेफिनेटली लोकसभा हैविंग मोर मेंबर्स, तो वो जो पावर है लोकसभा की चल जाती है और जो उन्होंने कर दिया वो बिल जनरली पास हो जाता है। लेकिन अमेंडमेंट के बेस के ऊपर जॉइंट सेशन को कॉल करने की पावर भी नहीं है। यानी यहां पर ये कह रहा है कि जो 2/3 मेजोरिटी है वो 2/3 मेजोरिटी के बेस के ऊपर वो बिल आपका पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउसेस से अलग अलग, दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए। फॉर एवरी अमेंडमेंट बिल दिस स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड। तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर ये स्पेशल मेजोरिटी जरूरी होगी। और वो बिल कहां से पास होगा? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए। थर्ड कह रहा है ये कि द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द अमेंडिंग द प्रोसीजर इज दैट इट शुड बी बेस्ड ऑन ब्रॉड सपोर्ट अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्लियामेंट्स। तो पार्लियामेंट्रियन, तो यहां पर क्या है, जो इसका पीछे बेसिक प्रिंसिपल जो था कि जो प्रोसीजर जो अमेंडमेंट करने का है उसके लिए कि इट शुड बी बेस्ड ऑन ब्रॉड सपोर्ट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज का उसको सपोर्ट होना चाहिए। और जो पार्लियामेंट्रियन यानी जो इलेक्शन जो जीत कर लोग आए हैं उनका सपोर्ट उसको प्रोवाइड होना चाहिए, क्योंकि वो लोग किसके बिहाफ के ऊपर आए हैं? पीपल के बिहाफ के ऊपर आए हैं, पीपल की विल के हिसाब से रूल करना है उनको। तो अगर लोगों की रिक्वायरमेंट है तब तो आप उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, अगर लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है देन यू डोंट हैव पावर टू चेंज और अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस बेस के ऊपर पार्लियामेंट्रियन को ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंस दी गई है। अब रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स, अब यहां पर यह कहता है कि फॉर सम आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल मेजोरिटी इज नॉट सफिशिएंट। अब इसको स्टेट्स के थ्रू आप कैसे रेटिफाइड करेंगे? तो यहां पर यह कह रहा है कि जो कुछ आर्टिकल्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशल मेजोरिटी के वो कोई सफिशिएंट नहीं है। यानी इसका मतलब
ये नहीं कि जो पार्लियामेंट ने कर दिया वही फाइनल हो गया, आपको स्टेट के पास भी आना पड़ेगा। तो व्हेन एन अमेंडमेंट एम्स टू मॉडिफाई एन आर्टिकल रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट और आर्टिकल्स रिलेटेड टू representation, it is necessary that the state must be consulted and that they give their consent। तो जब यहां पर ये कहता है कि when amendment aims to modify, यानी जो आप जो अमेंडमेंट कर रहे हैं उसको जो आप मॉडिफाइड करने जा रहे हैं, तो जो आर्टिकल है किस रिलेटेड, स्टेट के पास में क्या पावर होगी, सेंट्रल के पास में क्या पावर होगी, तो यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच की पावर से रिलेटेड या फिर रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो पावर है, तो यहां पर जरूरी है कि द स्टेट मस्ट बी कंसल्टेड, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट नो डाउट इन अवर कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, तो लेकिन यहां पर भी कह रहा है कि जो स्टेट मस्ट बी कंसल्टेड, यानी सेंट्रल को स्टेट से भी विचार विमर्श करना होगा। किन मुद्दों के ऊपर, पावर के ऊपर, रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, एंड दैट दे गिव देयर कंसेंट, और अगर उनको सही लगता है स्टेट्स को तो वो अपनी कंसेंट दे सकते हैं, अगर उनको गलत लगता है तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो आप उसको जो आगे नहीं बढ़ा सकते। तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एंश्योर्ड दिस बाय प्रोवाइडिंग दैट लेजिस्लेचर of half the state have to pass the amendment bill before the amendment comes into effect। अब यहां पर ये कह रहा है कि जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये एश्योरेंस प्रोवाइड की गई है कि प्रोवाइडिंग दैट लेजिस्लेचर ऑफ हाफ द स्टेट, यानी स्टेट्स की जो लेजिस्लेचर है, जो विधानसभा है, अगर जो हमारे कंट्री के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, अगर वो उसको हाफ 50% से ज़्यादा स्टेट उसके ऊपर अपनी कंसेंट प्रोवाइड करते हैं, तभी उसके अंदर वो चेंजेस हो सकता है, अमेंडमेंट इफेक्ट के अंदर आ सकता है, उससे पहले नहीं आ सकता। तो ये जो तीसरी चीज थी अपनी स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट कंसेंट, दोनों से रिलेटेड थी। तो अपार्ट फ्रॉम द प्रोविजन रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर, प्रोविजंस अबाउट फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो प्रोटेक्टेड इन दिस वे। अब इसके अलावा यही प्रोविजन नहीं, आपके जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो भी है, जो क्या बोलते हैं इस तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया गया है। यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उन फंडामेंटल राइट्स को भी आप रिमूव नहीं कर सकते, वायलेट नहीं कर सकते। अगर आप कोई ऐसा रूल्स बनाते हैं जिससे कि फंडामेंटल राइट्स किसी भी पर्सन के वायलेट हो रहे हैं, तो उस लॉ को इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है। ऐसा कोई प्रोविजन आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं कर सकती, कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो, सिटीजन के फंडामेंटल राइट को छीनता हो। ऐसा कोई प्रोविजन कोई भी गवर्नमेंट उसके अंदर नहीं कर सकती। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड थ्रू लार्ज स्केल कंसेंस एंड लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट। जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया किसके थ्रू अमेंडमेंट किया जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो, लार्ज स्केल कंसेंस यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों की सोच उससे मैच खाती, एंड लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट, और स्टेट्स का जो है पार्टिसिपेशन लिमिटेड हो, तो उस बेस के ऊपर इसको अमेंडमेंट किया गया है। तो व्हाई हैव देयर बीन सो मेनी अमेंडमेंट। अब बात आती है भाई, जब आप ये कहते हैं कि भाई अमेंडमेंट करने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत अच्छा है, ये है वो है, तो आखिर में फिर जो अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत है। तो यहां पर ये कह रहा है कि देयर इज ऑलवेज क्रिटिसिज्म अबाउट द नंबर ऑफ अमेंडमेंट। तो इस चीज को लेकर के भी काफी सारा ज्यादा क्रिटिसाइज को किया गया है कि भाई इतने बार, जब तक आप जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है अभी तक अगर मोर देन 100 टाइम्स से भी ज्यादा अमेंडमेंट के करीब हम अमेंडमेंट कर चुके हैं, तो आखिर में ऐसा क्यों है, क्या जरूरत है अमेंडमेंट करने की जब हमारा इतना ही अच्छा है। तो इट इज सेड दैट देयर हैव बीन फार टू मैनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये कह सकते हैं यानी हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंडमेंट से कोई बहुत ज़्यादा अछूता नहीं रहा है। हमारे इंडिया के अंदर भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुए हैं, रिक्वायर्ड भी था। जनरली ऑन द फेस ऑफ इट द फैक्ट दैट 93 अमेंडमेंट्स टुक प्लेस इन
55 years does seem to be somewhat old. अब एक अजीब सा लगता है कि आज हमारे यहाँ पर करीब कितने, जो मैंने अभी बताया आपको, अप्रॉक्स 100 के करीब करीब हमारे यहाँ पर अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो एक अजीब सी सोच लगती है कि इतने सारे अमेंडमेंट करने की आखिर में जरूरत क्या है। तो अमेंडमेंट्स आर नॉट ओनली ड्यू टू द पॉलिटिकल कंसिडरेशन, क्या केवल जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन है, जो राजनीतिक पार्टी जो चाहेगी, रूलिंग पार्टी जो चाहेगी वो अपने तरीके से अमेंडमेंट कर लेगी। तो यहां पर ये कह रहा है कि जैसे कि उसका बात कई बारे में सही भी आई थी कि 1975 के अंदर इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया, इसके अंदर भी तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया। 73 और 74th अमेंडमेंट किया गया, ये जरूरत के हिसाब से था जब लोकल गवर्नमेंट्स को पावर प्रोवाइड की गई थी। कई सारे राइट्स है जो क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रोवाइड किए गए, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन है। तो कई बार जो अमेंडमेंट किए जाते हैं वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से किए जाते हैं, कई बार है जो क्या बोलते हैं उन्होंने अपने तरीके से किया, वो गलत था। लेकिन जो पब्लिक की फैसिलिटीज के लिए जो अमेंडमेंट किए जाएंगे दैट इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। तो bearing the first decade after the commencement of the constitution, every decade has witnessed a steady stream of amendment. तो केवल फर्स्ट डिकेड को छोड़ दिया है, 60s के बाद में 70s से लगातार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टाइम टू टाइम अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। मैंने जो अभी बताया आपको 75 के अंदर इमरजेंसी जैसे डिक्लेयर कर दी गई थी। दिस मीन्स दैट इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द पॉलिटिक्स द पार्टी इन पावर अमेंडमेंट्स वर रिक्वायर्ड टू बी मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब केवल तो इस तरह के जो पॉलिटिक्स का जो नेचर है उसको अगर हटा दिया जाए तो जो मैंने अभी आपको कहा कि जो पार्टी पावर में है उसने क्या किए, टाइम टू टाइम अपने तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया। तो वॉज दिस बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेसी ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? इज द कॉन्स्टिट्यूशन टू फ्लेक्सिबल? तो यहां पे कह रहा है कि भाई क्या ये इनएडिक्वेसी थी? जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरह से आप उसको बिल्कुल ही आपने चेंज कर दिया, या ये कह रहा है कि इज द कॉन्स्टिट्यूशन टू या इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि जब चाहे जो इसका कान मरोड़ देगा उसको चेंज कर देगा? तो उसके बारे में कह रहा है कि जस्ट लाइक जैसे कि यहां पर कहा कि रिक्वायर्ड के हिसाब से चेंजेस हुए हैं। आपका है जो मैंने अभी आपको जहां पर बताया था इमरजेंसी का एग्जाम्पल दिया, तो 52nd अमेंडमेंट जो हुआ वो आपके एंटी डिफेक्शन लॉ। अब एंटी डिफेक्शन लॉ जो किया गया, पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स थे एमएलए एमपी बनकर के आते थे और पैसे के लालच के अंदर, मंत्री बनने के लालच के अंदर अपना पार्टी को बदल लिया करते थे। तो उसको रोकने के लिए डेफिनेटली ये चीज जरूरी थी, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। अमेंडमेंट 52nd है। तो दिस पीरियड सा ए सीरीज ऑफ अमेंडमेंट इन द स्पाइट ऑफ पॉलिटिकल टर्बुलेंस, क्योंकि उस समय पर बहुत ज्यादा राजनीतिक उठापटक देखने में आ रही थी। तो उस बेस के ऊपर इसके अंदर कई सारे एक के बाद एक अमेंडमेंट किए गए। तो अपार्ट फ्रॉम द एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट 52nd एंड 1919 जो उसका पार्ट है, उसके अलावा दीज अमेंडमेंट्स इंक्लूड द अमेंडमेंट ब्रिंगिंग डाउन द मिनिमम एज फॉर वोटिंग फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। अब ये भी है आपके कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय के अंदर के हिसाब से तो जो वोटिंग राइट्स थे केवल एडल्ट पर्सन किस बेस के ऊपर, 21 ईयर्स एंड अबव पर्सन इज हैविंग द राइट टू वोट ओनली। अब इसको भी अमेंडमेंट करके कहां लेके आया गया, 18 ईयर्स के ऊपर लेके आया गया। तो ये भी बिना कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के पॉसिबल नहीं था। द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो किए गए ये भी एक जरूरी था, क्योंकि इसके बेस के ऊपर आप रूरल लोकल गवर्नमेंट है या जो थर्ड लेवल की गवर्नमेंट है उसको आप प्रोड्यूस कर रहे थे। 73rd जो अमेंडमेंट था वो आपका रूरल से रिलेटेड था, तो जो कि मैंने आपको लोकल गवर्नमेंट वाले टॉपिक के अंदर पढ़ाया था। और 74th जो अमेंडमेंट था वो आपकी अर्बन लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड था। तो in this same period there were some amendment clarifying and expanding the scope of reservation of jobs and admission। आपको इसी पीरियड के अंदर कुछ अमेंडमेंट जो स्टेप से भी किए गए, जो कि आपके रिजर्वेशन जो जॉब्स थे, एडमिशन के अंदर जॉब्स के अंदर जो रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया उसको क्या कर रहे थे, क्लेरिफाइड कर रहे थे, एक्सपेंड कर रहे थे।
कि आफ्टर 1992-93 एन ओवरऑल कंसेंस इमर्ज इन द कंट्री अबाउट दीज मेजर्स एंड देयरफॉर ए अमेंडमेंट रिगार्डिंग these measures were passed without much difficulty. 77, 81, 82 amendment. अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई 1992 में 93 के अंदर एक ओवरऑल कंसेंसस इमर्ज हुई कंट्री के अंदर इन सारे इश्यूज के ऊपर, किस इश्यूज, रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स वगैरह के ऊपर, एंड देयरफॉर और कुछ अमेंडमेंट किए गए रिगार्डिंग दीज मेजर्स वर पास्ड विदाउट, और ये जो मेजर्स थे बिना किसी डिफिकल्टी के पार्लियामेंट के अंदर पास हुए थे। अब आता है कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट। ये तो आपके जाने पहचाने हुए जो विरोधाभास जिसके ऊपर रहा ही सही। इन द पर्टिकुलर द 38, 39 एंड 42nd अमेंडमेंट हैव बीन द मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट रहे। सबसे ज्यादा 38, 39, 42nd जो अमेंडमेंट था सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट रहा। These three amendments were made in the background of internal emergency declared in the country from June 1975, जो मैंने बताया था आपको सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू था। कांग्रेस ने जब इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी कब, जून 1975 के अंदर, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके बनाया गया था। They sought to make basic changes in many crucial parts of the constitution. तो इनकी सोच थी कि इसको बेस के ऊपर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक मेन पार्ट्स थे उसके अंदर उन्होंने क्या किए थे, चेंजेस कर दिए थे। यानी मेन चीज़ जो आपके जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको वायलेट कर रहा था, दूसरी चीज़ों को भी ख़त्म कर रहा था, तो ये चेंजेस इसके अंदर किए गए थे। अब 42nd अमेंडमेंट के बारे में ओवरव्यू कहता है ये कि एन अटेम्प्ट टू ओवरराइड द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गिवन द केशव नंदा केस के अंदर बताता है, जो यानी सुप्रीम कोर्ट को एक ओवरराइड प्रोवाइड की गई थी। इवन द ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 to 6 years। अब इसके ऊपर अमेंडमेंट, भाई लोकसभा का जनरल इलेक्शन हमारा 5 साल था, उसको कहने लगे इसको 6 साल करा जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत था, तो इसके ऊपर ब्रेक लगाया गया। दे वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय दिस अमेंडमेंट एक्ट, तो इस चीज को इंक्लूड कर लिया गया था। तो द 42nd अमेंडमेंट आल्सो पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द रिव्यू पावर्स ऑफ द जुडिशरी। अब जो 42nd अमेंडमेंट था वो जुडिशरी की पावर के ऊपर भी क्या कर रहा था, रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा था। तो दिस अमेंडमेंट मेड चेंजेस टू द प्रेम्बल। अब इस अमेंडमेंट के बेस के ऊपर प्रेम्बल को चेंज किया गया टू द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंड 53 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के 53 आर्टिकल्स जो थे उसके अंदर चेंजेस। तो देयर इज नो मेंशन ऑफ दिस थ्योरी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसके बारे में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में इसलिए कुछ बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। इट हैज इमर्ज फ्रॉम जुडिशियली इंटरप्रिटेशन। ये किस बेस के ऊपर, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा हुआ है उसको जुडिशरी कोर्ट किस तरीके से इंटरप्रेट कर रही है, तो ये समय की सिचुएशन के हिसाब से जो इंटरप्रिटेशन है वो चेंजेस हो सकता है। द जुडिशरी एंड इट्स इंटरप्रिटेशन हैव प्रैक्टिकली अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट ए फॉर्मल अमेंडमेंट। तो जो जुडिशरी है एंड इट्स इंटरप्रिटेशन, यानी जुडिशरी जो कोर्ट जिस चीज को मान रही है, एक्सेप्ट कर रही है, इसको इंटरप्रेट कर रही है, व्याख्या कर रही है प्रैक्टिकली, जिसके बेस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को विदाउट अमेंडमेंट किया जाए बिना किसी फॉर्मल अमेंडमेंट के। यानी जुडिशरी को लगता है कि भाई जो लिखा हुआ है उसका मतलब गलत समझा जा रहा है, तो वो पर्टिकुलर बिना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किए हुए उस चीज को एक्सप्लेन कर सकती है। जैसे इस तरह बताया एग्जांपल्स ऑफ हाउ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन चेंज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सोच थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उसको जुडिशरी यानी कोर्ट का इंटरप्रिटेशन किस तरह से उसने चेंज किया कि रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी एक्सीड 50% ऑफ द टोटल सीट। तो उसने क्लियर कह दिया कि भाई जो टोटल सीट्स हैं उसके अंदर 50% से ज़्यादा आप जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन नहीं दे सकते। एक लिमिट फिक्स कर दी, लिमिटेशन फिक्स कर दी। रिजर्वेशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लास, अब यानी ये जो बैकवर्ड क्लास है ओबीसी वगैरह इसको बोलते हैं,
सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी अपने डिसीजन को दिया कि द सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ क्रीमी लेयर, यानी जो वेल टू डू पर्सन है उनके बारे में उसने इस आइडिया को इंट्रोड्यूस कराया कि एंड रूल दैट person belonging to this category were not entitled to benefits under reservation। यानी यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो पर्सन क्रीमी लेयर है, वेल टू डू पर्सन है, उन लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको उस कैटेगरी से अलग किया जाए। तो the judiciary has contributed to an informal amendment by interpreting various provisions concerning right to education, right to life and liberty, and right to form and manage minority educational institution। अब जुडिशरी ने जो इनफॉर्मल अमेंडमेंट किए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिना कोई चेंजेस किए हुए उसने कॉन्स्टिट्यूशन को जो इंटरप्रेट किया, वो उसके बेस के ऊपर अपने आप ही उसका चेंज निकला। वो किस चीज़ के, यानी कुछ ऐसे प्रोविजंस किए गए जैसे राइट टू एजुकेशन, हर एक पर्सन के पास में राइट है, और दिस वन इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द बेटर एजुकेशन टू देयर सिटीजन। सेकंड दिया राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, यानी सबको अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, इसके लिए आपको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट को दी है, आपकी कोई भी आज़ादी को आपसे कोई छीन नहीं सकता। एंड राइट टू फॉर्म एंड मैनेज माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अब जो माइनॉरिटी लोग हैं उनके लिए भी ये कह दिया गया कि भाई वो अपने कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आता है हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर कह रहा है कि इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द पार्लियामेंट रिप्रेजेंट the people and therefore it is expected to have an upper hand over both executive and judiciary। तो डेफिनेटली जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारे कंट्री के अंदर, तो जो पार्लियामेंट जो रिप्रेजेंट करती है, लोगों को रिप्रेजेंट करता है, लोगों को रिप्रेजेंट करने का मतलब है लोगों की विल के हिसाब से वो वर्क करती है। तो एंड देयरफॉर इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन अपर हैंड। तो इस बेस के ऊपर, यानी आप पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट किसके बेस के ऊपर है? पीपल के बेस के ऊपर है। पार्लियामेंट किसके हिसाब से रन कर रहा है? पीपल के हिसाब से रन कर रहा है। तो उस बेस के ऊपर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से पार्लियामेंट को एक अपर हैंड प्रोवाइड कराएगा, यानी पार्लियामेंट इज मोर सुपीरियर देन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो एट द सेम टाइम देयर इज द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट हैज गिवन पावर्स टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब उसी समय पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट के अंदर इस चीज को भी बताया गया कि इट हैज बीन गिवन द पावर टू अदर ऑर्गन। अब व्हाट आर द ऑर्गन? जुडिशरी है, आपका जो क्या एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट है, उसके जो ऑर्गन्स है उनके पास में, किसके पास में क्या पावर होगी उसके बारे में भी एक्सप्लेन किया। तो देयरफॉर द सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट हैज टू ऑपरेट विद इन दिस फ्रेमवर्क, यानी मेन चीज जो बताई गई वो क्या गई? पार्लियामेंट इज मोर सुप्रीम एज कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, बिकॉज द रीजन बी क्लियर, Parliament works on the behalf of the people। तो डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट वोट्स एंड पीपल्स रिप्रेजेंटेशन। तो डेमोक्रेसी का मतलब वोट और पीपल का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, इट इज ऑल्सो अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, यानी रूल ऑफ लॉ, राइट टू इक्वलिटी, नो मैटर वेदर द पर्सन इज रिच और द पुअर, ऑल काइंड्स ऑफ पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड ईच एंड एवरी काइंड ऑफ पर्सन इज हैविंग द राइट टू वोट एंड वैल्यू ऑफ देयर वोट इज ऑल्सो इक्वल। तो ये चीज क्लियरली हमारे इस प्रिंसिपल के अंदर सामने आती है, रूल ऑफ लॉ इसको बोला गया है। तो डेमोक्रेसी इज आल्सो अबाउट डेवलपिंग इंस्टीट्यूशन एंड वर्किंग थ्रू दीज इंस्टीट्यूशन, यानी किस बेस के ऊपर? जो कई सारे इंस्टीट्यूशन जो डेवलप हो रहे हैं उनके बारे में भी बताया और उनको कैसे वर्क किया जाएगा उसके बारे में बताया। तो ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल। जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो सब किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं? पीपल के लिए रेस्पॉन्सिबल है एंड मेंटेन ए बैलेंस विद ईच अदर, और उनके लिए जरूरत है कि वो एक दूसरे के साथ में तालमेल बिठा करके काम करें। सो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। ओके।